अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे जी वेरिकोसील के ऊपर। मर्दाना पांचपन की 70% जो काजेज़ होती हैं, जो काज होती है, वो वेरिकोसील होती है। और वेरिकोसील के ऊपर हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे, आपकी आगाही के लिए, आपके शऊर के लिए, कि आपका एक बुनियादी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। वेरिकोसील जो है जी, बेसिकली आपको पता है कि टेस्टिस जो होते हैं, इनकी तादाद 2 थी और ये पाउच के अंदर बॉडी से बाहर ये लटके हुए होते हैं। टेस्टिस को बॉडी से बाहर रखने का मकसद जो नेचर का है, अल्लाह पाक ने इसको तख्लीक इस तरीके से बॉडी से बाहर किया है कि यहाँ टेस्टिस के अंदर जो मेजर फंक्शंस होते हैं, एक तो ये मेल सेक्स हार्मोन्स खास खुसूसी तौर पर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, दूसरा स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन जो होती है वो टेस्टिस के अंदर होती है, और इसके साथ साथ स्पर्म की प्रोडक्शन के साथ साथ स्पर्म्स की स्टोरेज भी टेस्टिस के अंदर होती है। और आपको पता है कि जो स्टोरेज होती है उसके लिए कूलिंग का होना, कूलिंग सिस्टम का होना बड़ा ज़रूरी होता है। इसी तरह स्पर्म्स को महफूज रखने के लिए, स्पर्म्स की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए इसके अंदर एक सेल्फ कूलिंग सिस्टम है जो टेस्टिस को कूल रखता है। स्क्रोटम जो होती है, टेस्टिस की जो थैली होती है, वो मूव कर रही होती है और ये गर्मियों में लटक जाती है, सर्दियों में ये सिकुड़ जाती है। बेसिकली टेस्टिस के ये स्क्रोटम जो होती है, जो झिल्ली होती है, एक चमड़ा सा होता है, उसका काम टेस्टिस के टेम्परेचर को वेल मेंटेन रखना है। टेस्टिस जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि मेजर फंक्शन क्या है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन, हार्मोन्स की प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोड्यूस तब होंगे जब उस एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है वहाँ का टेम्परेचर होगा। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी एक मुनासिब एनवायरनमेंट चाहिए, मुनासिब टेम्परेचर चाहिए, और स्पर्म्स को स्टोरेज के लिए, स्टोर करने रखने के लिए भी एक मुनासिब टेम्परेचर चाहिए। तो इसीलिए टेस्टिस को बॉडी से बाहर रखा गया है। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 8 डिग्री ये कम इनका टेम्परेचर होता है। अब जो वेरिकोसील होती है, वेरिकोसील क्या चीज़ है? ये डायलेटेड वेन्स हैं, जो खून वापस लेके जाने वाली वेन्स होती हैं, रगें होती हैं। ठीक है, डायलेटेड वेन्स यानी फूली हुई रगें। ये रगें जो होती हैं नॉर्मल साइज से 3 से 4 गुना ज़्यादा फैल जाती हैं। जब ये रगें फैल जाती हैं तो इसके अंदर ज़्यादा खून सर्कल करता है और ये एक गुच्छा सा बन जाता है, जिंगल सा बन जाता है वेन्स का। ठीक है, और इसकी वजह से जो है अंदर ब्लड ज़्यादा टेस्टिस के अंदर रहता है, खड़ा रहता है, क्योंकि जो वेन्स के अंदर जो वॉल्व जो होते हैं वो खून की तरफ एक तरफ बहाव को मेंटेन रखते हैं, वापस खून को नहीं आने देते। वो वॉल्व जो होते हैं वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, प्रॉपर्ली काम नहीं करते, जिसकी वजह से टेस्टिस के अंदर खून की गर्दिश जो होती है, जो खून का अंदर रहना जो होता है वो ज़्यादा देर रहता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो कूलिंग होती है, टेस्टिस को ठंडा रखने की जो सलाहियत होती है वो इफेक्ट करती है। जब टेस्टिस की जो कूलिंग है वो इफेक्ट करती है, यानी उसका दर्जा हरारत बढ़ता है, या टेस्टिस को जाने वाली जो खून की रगें हैं, शरियाने हैं, जो वेन्स हैं, इसके अंदर सर्कुलेशन का प्रॉब्लम आता है, तो टेस्टिस की प्रोडक्शन मुतासर होती है, टेस्टिस के अंदर स्टोरेज मुतासर होती है, स्टोरेज की मुतासर होने की वजह से स्पर्म्स की शक्ल, सूरत, क्वालिटी, मोटेलिटी, मॉर्फोलॉजी, ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो जितनी सीमेन रिपोर्ट्स आती हैं उसमें पस सेल्स पड़े हुए हैं जी, पस सेल्स आ रहे हैं, उसके अंदर स्पर्म काउंट कम है, उसकी मोटेलिटी कम है, जो मुर्दा सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, स्पर्म्स की शक्ल सूरत डैमेज है, हेड टेल जो है उनका जो है वो डैमेज है, और पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे पहले प्रेगनेंसी हुई थी और मिस कैरेज हो गया। मिस कैरेज क्यों होता है? मिस कैरेज इसीलिए होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो प्रॉपर हेल्दी नहीं होते। अनहेल्दी स्पर्म्स, किसी का टेल डैमेज है, किसी का हेड डैमेज है, किसी का डीएनए डैमेज है। ठीक है, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर एक क्वालिटी सिस्टम है। जब बॉडी देखती है कि ये जो मिलाप हुआ है, इसके नतीजे में जो प्रेगनेंसी हुई है, अब ये
डैमेज जो स्पर्म है, इसका डीएनए डैमेज है, टेल है, जो इसका स्ट्रक्चर जो प्रॉपरली वो क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर्स को वो पूरा नहीं करता, बॉडी उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर देती है, बाहर निकाल देती है, काते हमल हो जाता है कुदरती तौर पे, ठीक है। या आगे जाते हैं तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, तो आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपके बच्चे की जो है ग्रोथ नहीं हो रही है जी, तो फिर वो उसको एबॉर्शन कराना पड़ता है। तो जहाँ पे वेरिकोसील जो है स्पर्म्स की मोटेलिटी को, स्पर्म की शक्ल सूरत मॉर्फोलॉजी को, काउंट को मुतासर करती है, वहाँ पे जो स्पर्म का डीएनए स्ट्रक्चर होता है, डीएनए को भी जाके मुतासर करती है, ठीक है। तो अब इसकी जो ट्रीटमेंट्स आती हैं, पहले तो इसके सर्जिकल एरर्स बहुत होते थे। हमारे पास वो लोग भी आते थे जिन्होंने सर्जरी करवाई होती थी, वो लोग भी आते थे जिन्होंने सर्जरी करवानी होती थी और वो करवाना नहीं चाह रहे होते हैं, या तो उनकी पहुंच नहीं होती है, या सर्जरी से डर रहे होते हैं, या उनके इलाके में वो प्रॉपर सर्जन जो है, प्रोफेशनल सर्जन यूरोलॉजिस्ट नहीं होता। एनीवे, तो पहले वक्तों की सर्जरी में एरर्स बहुत थे, क्योंकि वो सर्जरी जो होती थी उसमें खदशा होता था कोई ना कोई ऐसी रग ना कट जाए, कोई नाली ना कट जाए। तो उस सर्जरी के बाद जो है वो अक्सर किसी का स्पर्म जो है वो नील आने शुरू हो गए, और भी मसला हो गया। तो आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें माइक्रो सर्जिकल टेक्निक है, जिसमें माइक्रोस्कोप के अंदर जो है सर्जन उसको देखता है, ठीक है, वेन्स को, आर्टरीज को, और वो फूली रगें जो होती हैं वो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख के फिर वो आराम से उसकी वो सर्जरी करता है। तो इसमें एरर्स की, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती है। तो ये एडवांस सर्जरी है, माइक्रो सर्जिकल टेक्निक। अगर आपके इलाके में माइक्रो सर्जिकल टेक्निक आप समझते हैं कि आपकी किसी डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट के पास है, सर्जन के पास है, और उनका सक्सेस रेट अच्छा है, तो आप सर्जरी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेन नहीं हो रहा है, स्वेलिंग नहीं है, आपको कोई एहसास नहीं हो रहा है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो फिर उसको हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट से कम 1 डेढ़ 2 साल उसको फॉलोअप में रखते हैं, ताकि देखते हैं कि उसकी जो है लाइफस्टाइल चेंज करने से, उसकी एक्टिविटीज़, उसकी डाइट, उसकी मेडिसिन जो है तरतीब करने से उसकी वेरिकोसील अगर उसकी कंट्रोल हो जाती है, क्योर हो जाती है, दैट्स वेरी गुड, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ग्रेड 2 जो वेरिकोसील है, इससे आगे जो है, उसके लिए सर्जरी रिकमेंड करते हैं, हम भी रिकमेंड कर देते हैं भाई आप सर्जरी करवा लें। लेकिन सम टाइम पेशेंट नहीं करवा सकता, उसकी इस्तिताअत नहीं होती है, तो फिर भी हमें मजबूरन जो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन उसको देना पड़ता है। तो होम्योपैथी में डायलेटेड वेन्स का इश्यू हो, या वेरिकोसील की वजह से ब्लड सर्कुलेशन, पूर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से टेस्टिस का साइज़ छोटा हो जाना, यानी गोलियों का साइज़ छोटा हो जाना, अमूमी तौर पर लेफ़्ट साइड वेरिकोसील के ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड वेरिकोसील में ब्लड प्रेशर का फ्लो जो होता है इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, और इस साइड पे लेफ़्ट साइड वेरिकोसील के इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। लेकिन बायलैटरल वेरिकोसील भी होती है, दोनों साइड पे वेरिकोसील भी हो सकती है। पेशेंट जो होता है नॉर्मली अनमैरिड जो होते हैं वो नोटिस करते हैं कि गोली का साइज़ जो है वो छोटा हो रहा है, ये छोटा है, ठीक है। तो इसकी एक वजह या तो पुरानी कोई चोट होती है या वेरिकोसील होती है, तो इसकी भी ट्रीटमेंट हम करते हैं। उसकी गोली का साइज़ जो है, टेस्टिकल का साइज़ जो है, उसको मेडिसिन से हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह से होम्योपैथी में बड़ी अच्छी मेडिसिन मौजूद है। फिर वेन्स, डायलेटेड वेन, जो पूरी वेन्स हैं, जैसे बवासीर का होम्योपैथी में बड़ा अच्छा इलाज है, ऐसी वेरिकोसील का, वेरिकोज वेन का भी ट्रीटमेंट है। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि आप टाइमली फॉलोअप करें, आपने बीच से ट्रीटमेंट छोड़नी नहीं है। मरीज़ जब ट्रीटमेंट छोड़ देता है तो उसको नुकसान होता है। आप 1 फॉलोअप, 2 फॉलोअप, 3 फॉलोअप लाजमी करें, ताकि आपको उसके ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है मिले। कोई इसका ऑन ऑफ स्विच नहीं होता कि आपने मेडिसिन खाई, आपका बरसों पुराना मसला ख़त्म हो गया। इसके लिए प्रॉपर फॉलोअप करना पड़ता है। डॉक्टर के साथ आपका एक रिलेशन बिल्डअप होता है। आप एक मखसूस टाइम के बाद अपने डॉक्टर के पास आते हैं, मॉलेज के पास आते हैं, और अपनी फीडबैक देते हैं। मॉलेज आपका अल्ट्रासाउंड करवाता है, टेस्ट रिपीट करवाता है, और उसके बाद फिर आपके लिए जो ट्रीटमेंट, जो ऑप्शन बेहतर होता है, आपको एडवाइस करता है। हमेशा अपने मॉलेज पे एतमाद रखें, ठीक है। तो उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है उसको फॉलो करें, ट्रीटमेंट लें। तो वेरिकोसील की ऊपर हमने बात की, ये क्या करता है जी। वेरिकोसील क्या है? डायलेटेड वेन्स है। समरी बता देता हूँ।
वेरिकोसील क्या चीज़ है? ये फूली हुई रगें हैं जिसकी वजह से ब्लड ज़्यादा सर्कल करता है, टेस्टिस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से टेस्टिकल का साइज़ छोटा हो सकता है, टेस्टिस में पेन हो सकता है, टेस्टिस में बोझ, बेचैनी हो सकती है, ठीक है जी। चुभन वाला टीसों वाला दर्द हो सकता है, और छूने पे आपको सूजन, स्वेलिंग या आपको कुछ फूली रगें महसूस हो सकती हैं। ये क्या करता है? ये टेस्ट आपके दर्जा हरारत कंट्रोल करने का सिस्टम उसको इफेक्ट करता है, ठीक है जी। टेस्टिस की जो प्रोडक्शन है सीमेन की, उस स्पर्म्स की प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। शक्ल सूरत, मॉर्फोलॉजी, काउंट, मोटेलिटी या हरकत करने वाले स्पर्म्स जो होते हैं उसकी क्वालिटी को कम करता है। इसमें पुअर मोटेलिटी हो जाती है, इमोटाइल स्पर्म्स ज़्यादा हो जाते हैं, डेड स्पर्म्स ज़्यादा हो जाते हैं, मोटेलिटी कम हो जाती है। पस सेल्स हो सकते हैं, ठीक है जी। अंदर किसी नाली में इन्फेक्शन हो सकती है, तो उसकी जो हिस्ट्री होती है, या तो कोई चोट है, कोई वायरल डिजीज़ है, टाइफाइड है, कनपेड़े हैं, ठीक है, और कोई मेडिसिन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, इसकी रीजंस हो सकती हैं। खासकर कोविड की वैक्सीनेशन और कोविड के बाद लोगों में ये चीज़ें जो है स्पर्म्स प्रोडक्शन जो है वो इफेक्ट करती है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट जो होती है प्रॉपरली केस टेकिंग के बाद इफेक्टिव होती है। सिर्फ वेरिकोसील के नाम लेके हम ट्रीटमेंट नहीं, हम मरीज़ का लाइफस्टाइल देखते हैं, उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उसकी प्रोफेशनल मेडिकल हिस्ट्री, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बाद फिर हम उसकी काजेज़ तय करते हैं कि क्या वजूहत हैं, उसके बाद फिर हम उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान रिकमेंड करते हैं। होम्योपैथी में भी इसका ट्रीटमेंट है और सर्जरी भी है। सर्जरी के बारे में आपको कहा है, बताया आपको कि एडवांस जो टेक्निक है वो माइक्रोस्कोपिक सर्जिकल टेक्निक है। आप चेक करें अपने इलाके में कि आपका इस तरह का जो स्पेशलिस्ट है, माइक्रोस्कोपिक सर्जन जो है वो कौन है, उससे आप सर्जरी भी करवा सकते हैं। हमसे आप सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद भी हमसे जो है हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह पाक आप सबको हम सबको सेहतमंद और तवाना रखे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।